नमस्कार, आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स और मैं हूं आपके साथ भागेश पवार। इसके पहले भी हमने बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर से बातचीत की और उनसे जाना कि किस तरह से यूपीएससी की एग्ज़ाम्स दी जाती है, किस तरह से उन्हें प्रेरणा मिली। और आज ही हमारे साथ एक और आईपीएस ऑफिसर जुड़े हैं और जो कि वडोदरा मध्यस्थ जेल के सुप्रिटेंडेंट भी है, डॉक्टर निधि ठाकुर। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनको किस तरह से प्रेरणा मिली, वो किस तरह से आईपीएस ऑफिसर बने और युवाओं के लिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं। हम संपूर्ण बात उनसे आज करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका युग अभियान थैंक टाइम यू। के इस खास कार्यक्रम में। मैम, पहले तो व्यूअर्स जानना चाहेंगे मैम, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, किस तरह से स्कूलिंग आपका हुआ, थोड़ा बताइए। मेरा नाम निधि ठाकुर है। मैं बिहार से हूँ, एक्चुअली बिहार से बिलोंग करती हूँ। और पैदा और वहीं पे पैदा हुई है और वहीं पे पली बड़ी हूँ और वहीं पे पढ़ाई हुई है मेरी। स्कूलिंग, मेरे फादर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ऑफिसर थे, अभी रिटायर्ड है, तो उनके साथ उनका जहाँ ट्रांसफ़र होता था हम वहीं पे स्कूलिंग साथ साथ ही हमारी होती थी। और उसके बाद मैंने फिर एमबीबीएस करना शुरू किया दरभंगा मेडिकल कॉलेज से। फिर पटना मेडिकल कॉलेज से मैंने एमडी मेडिसिन किया है, जनरल मेडिसिन में। और जब मैं एमडी कर रही थी उसके सेकेंड ईयर में ही मैंने तैयारी शुरू की और पहला अटेम्प्ट मैंने 2017 में लिखा था और थर्ड अटेम्प्ट में फाइनली मैंने यूपीएससी क्लियर किया। तो इस तरह से एकदम से कोई बदलाव आया है, सोच बदली कि डॉक्टर बनना था और उसके बाद यूपीएससी के लिए तैयारी की? इसका इन जनरल मुझे नहीं पता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छोटे में हमें खुद नहीं पता होता हम क्या बनना चाहते हैं, तो कई बार दूसरे हमारे लिए डिसाइड कर देते हैं कि ये अच्छा होता है। उसमें खास की लड़कियों के साथ ये होता है कि तुम लड़की हो तो तुम्हारे लिए ये जॉब अच्छी रहेगी, वो जॉब अच्छी रहेगी, और ऐसे करके फिर हमारा करियर हमारे लिए डिसाइड कर दिया जाता है। तो उस समय तक शुरू में तो पता ही नहीं था कि बनना क्या है। फिर जब एमबीबीएस में गई तो मुझे बहुत पसंद आया वो कोर्स और मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनने की इच्छा बहुत ज़्यादा मन में थी। फिर इसीलिए मैंने जनरल मेडिसिन में एमडी चूज किया, क्योंकि मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जनरल मेडिसिन का ही है। फिर जब उसमें ट्रेनिंग स्टार्ट की तो बेसिकली एमडी की पढ़ाई में एक्चुअली आपको पेशेंट को ही देखना होता है। उसमें बुक और क्लासेस से ज़्यादा आपको पेशेंट को ट्रीट करना होता है। एज अ जूनियर डॉक्टर आप पोस्टेड होते हो और बहुत उसमें मेहनत का काम है। जब वो पेशेंट्स को देखना शुरू किया, उसमें जो गरीबी, कई बार बीमारी एक्चुअली में बीमारी के वजह से नहीं होती, उनकी जो सामाजिक स्थिति है, जो उनका डाइट है, या फिर अदर इन्फेक्शन जो इजीली ट्रीट हो सकते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो वो देख के मुझे लगा कि शायद किसी और बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर मैं पोस्टेड हूँ तो उनके लाइफ को ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्पैक्ट कर पाऊंगी। इसी तरह मैं यूपीएससी देने के लिए फिर मोटिवेट हुई वाइल डूइंग एमडी। तो पढ़ाई की तो बात करें, जैसे डॉक्टरी की पढ़ाई की वो भी मुश्किल होती है, दिन रात पढ़ना पड़ता है, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी वो भी, तो किस तरह से फिर मैनेज करते थे आप उसमें? बिल्कुल, तो उसके लिए मेरे प्रेरणा स्रोत तरीके मेरे बड़े भाई हैं, वो भी घर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। बट जैसा कि मैंने कहा, एमबीबीएस के दौरान मुझे बिल्कुल ये इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसमें क्लासरूम में पढ़ाई होती है, तो उसमें सोसाइटी से आपका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है। तो जब मैं एमडी में आई तो फिर मुझे जब ये लगा कि अब तैयारी करनी है, तो फिर मैंने अपने बड़े भाई से पूछा। उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि इसके लिए एक तो कोचिंग चाहिए होता है, क्योंकि तुमने बिल्कुल भी ह्यूमैनिटीज़ नहीं पढ़ा है। क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस मोस्टली आप देखो तो आर्ट्स साइड का होता है जी। और मैंने शुरू से साइंस की पढ़ाई की थी। तो उसने कहा कि तुम्हें कोचिंग करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ आइडिया नहीं होगा, तो फिर हाउ वुड यू बिगिन। और मैं ऐसी थी, मैं ज़्यादा न्यूज़पेपर्स भी नहीं पढ़ती थी, न्यूज़ नहीं देखती थी, तो आई वॉज नॉट वेरी प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी। फिर लेकिन जब उसने देखा कि नहीं, ये बिल्कुल ही अड़ गई है कि नहीं, इसे तैयारी करनी है, तो फिर उसने ही मुझे बताया कि ये किताबें लेनी है। बिल्कुल बेसिक से मैंने शुरुआत की, एनसीईआरटी और जो भी टेक्स्ट बुक्स होते हैं, लक्ष्मीकांत ऐसे करके। कोचिंग तो मैं नहीं कर पाई, तो मैं ड्यूटी के बाद जो भी फ्री टाइम मिलता था उसमें ही पढ़ाई कर पाती थी। अच्छी बात ये थी कि मेरा ऑप्शनल भी मेडिकल साइंस ही था, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैं ज़्यादा फोकस कर पाई बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर, और ऐसे ही फिर तैयारी शुरू की। तो पहले जब एमबीबीएस आपने क्लियर किया, वो घर में खुशी का माहौल तो होगा, और उसके बाद फिर आईपीएस ऑफिसर बने, किस तरह का माहौल था पूरी फैमिली में? मैक्सिमम लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये एमडी छोड़ करके तैयारी कर रही है, तो दे जी। वर ऑल वेरी सरप्राइज्ड कि अच्छा तुम ये भी कर रही थी, हमें पता नहीं था, क्योंकि मैं कभी दिल्ली नहीं गई उसके तैयारी के लिए। जी। तो बहुत खुश थे और सभी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि घर की बेटी आईपीएस ऑफिसर बनी है। जी। तो मैम, जब यूपीएससी के एग्जाम्स बात करें, प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होते हैं, तो कुछ वहाँ पे कोई दिक्कतें आती है ऐसा अगर विद्यार्थी?
प्रीलिम्स में दो पेपर होता है एक्चुअली। पहला जो पेपर है GS1, उसमें जितने मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे आप क्वालिफाई करते हैं। बट जो पेपर 2 है उसको बस आपको पास करना होता है, 33% मार्क्स लाने होते हैं। मैंने ये एग्जाम देना जब शुरू किया तो मुझे पता चला कि पेपर 2 कई छात्र छात्राओं के लिए मुश्किल बनता है, क्योंकि उसमें इंग्लिश और मैथमेटिक्स है और बहुत लोगों को नहीं शुरू से इंग्लिश और मैथमेटिक्स का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो दैट पेपर 2 कैन ऑल्सो बिकम अ प्रॉब्लम। तो पेपर 1 तो है ही, GS पेपर 2 जो प्रीलिम्स में आता है वो एक बहुत बड़ा हर्डल बनता है बहुत लोगों के लिए, ऐसा मैंने नोटिस किया। और उसके बाद मेंस की तैयारी के लिए कितना समय होता है? हाँ, तो प्रीलिम्स बस क्वालिफाइंग है, उसमें आप क्वालिफाई करके फिर आपके कितने मार्क्स आए थे वो मैटर नहीं कर रहा है। जो मेंस एग्जाम है वही असली जो आपका रैंक डिसाइड करता है वो मेंस है। लगभग 2.5 से 3 महीने का टाइम मिलता है प्रीलिम्स खत्म होने से मेंस आने तक। उसमें अगर कोई एस्पिरेंट ये सुन रहा है तो मैं ये बोलूंगी प्रीलिम्स देने के बाद रिजल्ट का वेट ना करें। कई बार हम ऐसा करते हैं कि प्री का रिजल्ट आएगा और हम क्वालिफाई करेंगे तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तो प्लीज ये गलती ना करें। जैसे ही प्रीलिम्स एग्जाम खत्म हो आप अपनी जो तैयारी है उसको पूरे स्पीड में शुरू कर दें। उसके बाद मेंस काफी डिटेल्ड एक लंबा 1 हफ्ते का एग्जाम होता है जिसमें हर एक दिन 2 पेपर लिखने होते हैं, तो उसमें स्टैमिना बहुत चाहिए। तो कई बार हमें लगता है कि हम पढ़ते जाए बट अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं, तो आप अपने हेल्थ का भी ध्यान थोड़ा तो कम से कम रखें, क्योंकि दिन के 6 घंटे अगर आपको एग्जाम लिखना है पूरे फोकस के साथ तो यू नीड टू बी फिजिकली स्ट्रांग ऑल्सो, थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर जब मेंस खत्म हो जाता है उसके बाद आपके पास टाइम होता है कि आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। जब एक बार मेंस में क्वालिफाई करके फिर इंटरव्यू आता है, और इंटरव्यू के भी अच्छे खासे मार्क्स हैं, वो दोनों को ऐड करके मेंस और इंटरव्यू को ऐड करके फाइनल फिर रिजल्ट आता है। तो इंटरव्यू के लिए कैसा प्रिपरेशन किया था आपने? इंटरव्यू का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया था तो उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तो उसमें मैंने ये रियलाइज किया कि जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं उसमें मतलब बेसिकली आपको जैसे इंटरव्यू का ही माहौल क्रिएट करके आपको एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जाती है, लेकिन मैंने एक पर्सनली नोटिस किया उसमें वो आपको एक ढर्रे में कैद करना चाहते हैं। उनको लगता है कि हर एक क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड आंसर होता है जो कि या तो सही है या तो गलत है, बट ऐसा नहीं। आप एक यूनिक पर्सन है, आपके अपने कुछ विचार है, ओपिनियन है, उसको दबा करके आप एक सही आंसर के पीछे अगर आप भागेंगे तो एवरेज से मार्क्स आते हैं। तो फर्स्ट इंटरव्यू में मैंने यही कोशिश की कि मैं जो सही आंसर है वो दूं, रादर देन कि जो मैं एक्चुअली में सोच रही थी। तो उस साल मेरे एवरेज मार्क्स थे। फिर बाकी जो मैंने जिस अटेम्प्ट में क्लियर किया उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। उसका कारण मैं ये समझती हूँ कि मुझे जो सही लगा मैंने वो जवाब दिया। तो इंटरव्यू के लिए मैं एस्पिरेंट्स को यही सलाह दूंगी कि बहुत ज़्यादा ढर्रे में कैद होने की कोशिश मत कीजिए। यू ट्रस्ट योर सेल्फ कि मैं जो सोचता हूँ सोचती हूँ वो सही है, और फिर उस हिसाब से आप आंसर कीजिए। तो ऐसे कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस और डिफ़िकल्टी होता है ऐसे तो इंटरव्यू, लेकिन ऐसे कुछ सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें मतलब स्टूडेंट जब इंटरव्यू के लिए जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके आया होगा? ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत आते थे कि आप MD में हो तो आप क्यों IAS बनना चाहते हैं। इनफैक्ट कोई भी ऐसा स्टूडेंट जाता है तो कुछ तो वो कर ही रहा होता है, पढ़ रहा होता है, मैक्सिमम लोग कोई जॉब में होते हैं, तो सबसे ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्यों आखिर UPSC क्लियर करना चाहते हो। और लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फिर परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर देखो तो एक इंटरव्यूअर दिन में ऐसे 20-25 लोगों की इंटरव्यू ले रहा है और उसको हर तरह के कैंडिडेट्स मिल रहे हैं, तो उसमें आपको दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्यों सिविल सर्विसेज क्लियर करना चाहते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चन की मैं बात करूं तो एक बार मुझसे पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर में जो उस समय पथराव का प्रॉब्लम था, तो स्टोन पेल्टिंग हो रहा है, तो जो स्टोन पेल्टर्स का ग्रुप है, क्या तुम अगर वहाँ पोस्टेड हो तो उनको डायरेक्टली एक जॉब ऑफर करोगी कि आप मत करो पेल्टिंग, हम आपको ये जॉब देना चाहते हैं? तो उस समय मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि मेरा था कि नहीं, जो स्टोन पेल्टिंग कर रहा है उन्हें हम स्ट्रिक्टली हैंडल करें, हम क्यों उन्हें कोई जॉब ऑफर करें। फिर अब खुद नौकरी में आने के बाद कई तरह के लोगों से, क्रिमिनल से, अच्छे लोगों से मिलने के बाद थोड़ी शायद ये धारणा मेरी भी चेंज हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ सकता है। फिर उसके बाद जो पोस्टिंग हुई, वो पहली पोस्टिंग कहाँ हुई और किस तरह का अनुभव रहा आपका? देखिए, जैसे ही सिलेक्शन होता है तो पहले ट्रेनिंग आती है। तो हैदराबाद में IPS की ट्रेनिंग होती है, बाकी और हर एक सर्विसेज का अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का माहौल बिल्कुल अलग होता है नॉर्मल लाइफ से। आपको डिसिप्लिन और फिजिकल एक्सरसाइजेज और ये सब में और एकदम आइडियलिस्टिक आपको ट्रेनिंग दे करके वो भेजते हैं। फिर आप पहले दिन ही आप प्रोबेशनर के तरीके अपने कैडर में जाते हो। तो मेरा
प्रोबेशनर डिस्ट्रिक्ट था देवभूमि द्वारका, जहाँ मैं ट्रेनी एएसपी अच्छा। के तरीके गई थी। जी। और वहाँ मेरे एसपी सुनील जोशी सर थे, जो कि काफ़ी ही एग्जेम्पलरी ऑफिसर है, और मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन एक जो आपको डिफरेंस मिलेगा, एक ट्रेनिंग में जो आइडियलिस्टिक सिचुएशन देख करके आपने जो सोचा था और जो रियलिटी होती है, उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। जी, और जी। उसके लिए ही वो 6 महीने का ट्रेनिंग देते हैं फील्ड में, कि आपको पता चल जाए कि सब कुछ बुक में और क्लासरूम्स में नहीं सीखा जा सकता है। बट द्वारका में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। सौराष्ट्र का इतना सुंदर कल्चर मुझे देखने को मिला, पुलिसिंग की हर तरह की चैलेंजेस वहाँ पे अलग अलग तरह के, तो मेरा बहुत ही ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस तो था। साथ में द्वारका तो है, तो शायद बीएसएफ और जो नेवी के बिल्कुल, वो तो कोस्टल पोर्ट में। सिक्योरिटी, इलीगल माइनिंग और इंटरनेशनल बॉर्डर पास में हर तरह का प्रॉब्लम वहाँ पे फेस किया जाता है, और उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं वो देखने को सीखने को मिला। फिर जी देवभूमि द्वारका से सीधा पोस्टिंग फिर वडोदरा ही हुआ या कहीं बीच में नहीं, कहीं और जगह? हाँ, ट्रेनिंग ऐसे होती है, सैंडविच ट्रेनिंग होती है। पहले आप एकेडमी में करते हो, फिर फील्ड में पोस्टिंग प्रोबेशनर तरीके होती है, फिर से वापस आप एकेडमी जाते हो, फाइनल अच्छा। फिनिश करके अच्छा। तब आप पोस्टिंग के लिए आते हो। तो मेरी पहली पोस्टिंग अहमदाबाद सिटी में हुई थी। ओके। उसके बाद एसडीपीओ तरीके मेरी पोस्टिंग सूरत कामरेज में हुई थी। उसके बाद मेरा प्रमोशन के बाद एसपी तरीके पहली पोस्टिंग वडोदरा में हुई है। ओके। तो मैम अभी वडोदरा में है मध्यस्थ जेल, और पूरा रीजन भी आपको संभालना पड़ता है, शायद राजपीपला और ये छोटा उदेपुर के जो जेल है वो भी आपके अंडर में आते, तो किस तरह से आप टाइम भी मैनेज करते हैं और पूरा काम भी मैनेज करते हैं, किस तरह? बिल्कुल। तो जेल में बेसिकली जो भी इनमेट्स हैं उसकी कस्टडी आपकी है, वो सब हर चीज वस्तुओं के लिए आपके ऊपर निर्भर है। तो जितने भी सरकार के नियमों के मुजब जो भी उनके इंटाइटलमेंट्स हैं, हमें इंश्योर करना होता है कि वो सब उन्हें मिले। लेकिन अभी आप देखिए तो सजा की पद्धति ऐसी होगी है कि रिफॉर्मेटिव सजा के ऊपर जोर है, कि सुधार होना चाहिए। उनको जेल में बस सजा देने के लिए, पनिश जी, करने के लिए नहीं जी। रखा गया, उसको सुधार होना चाहिए। तो मेरा मैक्सिमम एफर्ट उसमें ही जाता है कि कैसे हम ऐसा माहौल क्रिएट करें जिससे कि उनको, जो उन्होंने बचपन से ऐसा देखा कि ऐसे सिचुएशन में वो खुद को पा रहे हैं, वो चेंज हो। तो जेल में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश हमारी रहती है, और उसी तरीके से फिर हम अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि एसेंशियल काम, उनके जो जुडिशियल रिक्वायरमेंट है कि अपील है, लॉयर है, वो सब हो, और साथ ही उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे सके। एक म्यूजिक भी एल्बम भी लॉन्च हुआ था बिल्कुल, बीच जेल में। के इनमेट्स की जब उनको इनकरेजमेंट मिलता है, तो उसके बाद जो उनका टैलेंट सामने आता है वो बिल्कुल सरप्राइज कर देने वाला है। जेल के इनमेट्स ने ही गाने लिखे खुद से, उनको गाए, और उसकी फिर एक एल्बम बनी जो हमने लॉन्च किया। फिर एक 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के शुभ अवसर पे हमने एक नाटक किया। फिर रेगुलरली क्रिकेट मैचेस, वॉलीबॉल मैचेस सब ऑर्गेनाइज करते हैं, और काफ़ी पॉजिटिव इनका उसमें रहता है पार्टिसिपेशन। तो किसी भी मतलब कैदी को ये फील नहीं होगा कि सही में वो कैद में है, लेकिन जो हाँ, अलग वो तो जिंदगी वो है। है ही, लेकिन हाँ, जी। यहाँ कैद में रहने के बाद भी उनको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिले कि जी। उनको लगे कि नहीं, आगे चल के हम और इससे तो बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक हम ऐसा माहौल जी, क्रिएट करने की कोशिश एक करते काम हैं। की बात हुई मैम, फ्री टाइम में किस तरह से फिर क्या करते हैं, हॉबीज के बारे में अगर जी बात हाँ, करें तो? हॉबीज में इंडोर अगर हूँ तो मैं पढ़ना पसंद करती हूँ, मुझे जी। रीडिंग बहुत पसंद है, फिक्शन, जी। नॉन फिक्शन सब कुछ। और आउटडोर्स में मैं वॉकिंग ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो वडोदरा में बहुत अच्छे पार्क्स हैं, जी। यहाँ पे नेचर बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है, तो यहाँ पे वॉकिंग मुझे बहुत पसंद है। अगर मैम इंस्पिरेशन की बात करें, जो युवा है और गुजरात है, गुजरात में बहुत मतलब कम आईपीएस ऑफिसर्स गुजरात से निकलते हैं, तो पर्टिकुलर गुजरात के विद्यार्थियों के लिए क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे? गुजरात में थोड़ा शुरू से आई थिंक कल्चर नहीं रहा है, अदरवाइज स्टूडेंट्स यहाँ के उतने ही टैलेंटेड है, उतने ही एम्बिशियस है। तो बस एक एग्जाम के बारे में पता होना, कई बार पता ही नहीं होता है कि ये भी एग्जाम है जो दे करके ये सर्विस क्लियर की जा सकती है। तो एक तो अवेयरनेस थोड़ा हो कि ये एग्जाम है जिसको कि हमें इस ग्रेजुएशन के बाद इस टाइम पे भरना है। ये अभी मैंने देखा है कि कोचिंग्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। और कभी किसी को ये मत बोलने दीजिए कि तुम लोअर लेवल का एग्जाम दो, क्लास 1 मत दो, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान आपके ही जैसा, एक ही जैसा है, और हर एक को अगर मन में इच्छा है कि मुझे सिविल सर्विसेज क्लियर करना है, तो दे डेफिनेटली शुड ट्राई फॉर यूपीएससी। मैम अभी जिस तरह का माहौल है, संपूर्ण देश की बात करें, एक जो आईटी के रिलेटेड जो क्राइम्स हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो गया, साइबर फ्रॉड्स हो गया, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या लोगों को अवेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, एज अ सिटीजन ऑल्सो, एक मैं पुलिस अधिकारी तो हूँ ही, साथ में एक सामान्य सिटीजन भी हूँ। तो दोनों आप देखो, ये क्राइम ही है जो फ्यूचर में अब बस यही होने ही वाला है, सबको ऐसा लगता है।
तौर पे हमें भी रोज ऐसे मैसेज आते हैं कि ये आप ये जॉब ले लो, आप ये कर लो। साइबर के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी कि कोई भी अभी बहुत हाईटेक कुछ भी नहीं है। वो या तो हमारे ग्रीड, या तो हमारे डर, या तो आप लालच में आओगे या डर में आओगे, इन दोनों को ही यूज करके जो भी साइबर ऑफेंसेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं। कोई भी आपको बताएगा कि आपको ये पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, या आपको नहीं, आपके फादर को, आपके ब्रदर को, किसी को भी, और इतने पैसे दो, तो आप ये मान के चलो कि किसी भी तरह का अगर आपको डर लग रहा है, आप थोड़ा टाइम लो। आपका फोन बंद हो जाएगा, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, कोई बात नहीं है, आप टाइम लो। उसके लिए सरकार ने नंबर दिया, उसको कॉल करके पूछो कि क्या ऐसा है। आप पाओगे कि नहीं, वो डर तो बिल्कुल बेकार सी बात थी, वो डरा के मुझे लूटने की कोशिश कर रहे थे। तो ये दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि डरना नहीं है। और साथ में ग्रीड का, देर इज नो शॉर्टकट, देर आर नो फ्री लंचेस। कोई आपको 15,000 में लेटेस्ट आईफोन ऑफर कर रहा है तो वो सही नहीं ही होगा। और तीसरी बात, जो एक बेसिक बात है कि कभी भी पैसा रिसीव करने के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं होती है। ये तो हम आपस में देखते हैं, बट कई बार ऐसा होता है अच्छा ओटीपी बताओ, पैसे डालने, तो जरूरत नहीं है। तो ये चीजों हमें पता ही होती है, बस इन द मोमेंट जब हम अपने डर में या लालच में आ जाते हैं, उसको हमें ओवरकम करना है। और जो भी आपको जानकारी मिले वो आप पुलिस को बताएं, उसमें थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो, तो उससे फिर आगे चल के और फायदा हो सकता है सबके लिए। जी मैम, अगर आईपीएस या आईएएस ऑफिसर्स की बात करें तो यहाँ तो ऐसा कल्चर है कि महिला और पुरुषों में कोई फर्क नहीं है। जो एक पुरुष अधिकारी करते हैं पुलिस अधिकारी, वही महिला अधिकारी भी करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं महिला पुरुष में। लेकिन एज अ महिला पुलिस अधिकारी, महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? महिला पुलिस अधिकारी तरीके भी और एक महिला तरीके भी, मेरा मैसेज ये रहता है कि कभी खुद को आप लिमिटेड मत फील करो। ऐसा होगा लाइफ में कि आपको अपॉर्चुनिटीज बोली जाएंगी कि तुम्हारे पास इतना ही कम टाइम है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि पढ़ाई में लड़कों और लड़की में बराबरी नहीं करनी चाहिए। लड़कियों को हमेशा बोलना चाहिए कि तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लड़कों को अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है लाइफ में। एक बार फेल किया, 2 बार फेल किया। लड़कियों पे पता नहीं क्यों एक टाइम बॉम्ब सा लगा के रखते हैं कि तुमको एक सर्टेन एज तक एक सर्टेन चीजें अचीव कर ही लेनी है, अदरवाइज ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस चीज में आप खुद को कैद मत करो, खुद को ट्रस्ट करो, अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट करो। बट सबसे ज्यादा इस बात पे फेथ रखो कि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो आप यू गो फॉर योर ड्रीम्स एंड आई एम श्योर दैट यू विल अचीव इट। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने आपका कीमती समय दिया। जैसे कि हमने बात की आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर निधि ठाकुर, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, किस तरह से उन्होंने एग्ज़ाम्स क्लियर किए। एक डॉक्टर थे वो, उसके बाद वो आईपीएस ऑफिसर बने। हाल वो वडोदरा मध्यस्थ जेल में पोस्टेड है एज अ सुपरिटेंडेंट। और साथ ही साथ उन्होंने जो यूपीएससी की एग्ज़ाम देने चाहता है, जो तैयारी करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा संदेश दिया। साथ ही में जो आजकल साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, उनके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। और एज अ महिला अधिकारी और एज अ महिला भी उन्होंने आज की जो महिलाएं हैं और जो भी लड़कियां हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा संदेश दिया। तो फिर से हम आगे जो ऑफिसर्स होंगे, पुलिस ऑफिसर्स हो या आईएएस ऑफिसर्स, उनसे भी बात करेंगे और आप तक ये जानकारियाँ पहुंचाते रहेंगे। युग अभियान टाइम्स देखने के लिए धन्यवाद।